फाइनेंशियल गाइड होने के नाते हम न सिर्फ आपके फाइनेंशियल पोर्टफोलियो का ख्याल रखते हैं बल्कि आपके बजट और खर्च में भी तालमेल बनाकर आपको आर्थिक आज़ादी की ओर ले जाते हैं। और जब बात हो इकॉनमी में बढ़ती मंदी की तो बेहद ज़रूरी है कि आप न सिर्फ अपने इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी में बदलाव करें बल्कि अपने लाइफस्टाइल को भी मॉडिफाई करें। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और शुरुआत करते हैं आज के शो की हाईलाइट्स के साथ। आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, स्लोडाउन की चपेट में इकोनॉमी के चलते कमाई में इजाफा तो नहीं लेकिन खर्चों की लिस्ट जस की तस। कैसे बनाए टाइट बजट ताकि निवेश और खर्चों में बना रहे तालमेल। कारोबार की शुरुआत के लिए क्या निवेश की स्ट्रैटेजी अपनाई जा सकती है। योर मनी पर आज इन्वेस्टमेंट से कैसे पूरे हों आपके सपने। और अगर आप भी हमसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो हम लाइव हैं इस वक्त फेसबुक पर। अपने सवाल आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं और आपके तमाम सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ शो में जुड़ रहे हैं विश्विन के सीईओ और को फाउंडर ऋषि मेहरा। ऋषि, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका योर मनी पर। और काफ़ी अहम मुद्दे पे आज हम बात करने वाले हैं ऋषि। इकोनॉमी की खस्ता हालत को देखते हुए बेहद ज़रूरी है कि आप अपनी सैलरी या कमाई को योजनाबद्ध तरीके से खर्च करें। हर महीने के ज़रूरी खर्च तो होते ही हैं, आपकी एक जीवन शैली होती है, हर माह का निवेश होता है, लाइबिलिटीज़ होती हैं जिन्हें पूरा करना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन आज हम इसी पर विस्तार से बात करेंगे क्योंकि एक तरफ हम देख रहे हैं कि मंदी चल रही है, कमाई नहीं बढ़ रही है, लेकिन आपके खर्चे वैसे बने हुए हैं। तो ऋषि, ऐसे कौन से वो ज़रूरी कदम है जो आप अपनी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करके अपने बजट को स्ट्रिक्ट रख सकते हैं, गाइडेड रख सकते हैं, लेकिन साथ ही जिस तरह के स्लोडाउन से हम जूझ रहे हैं उसका सामना भी कर सकते हैं। थैंक यू कविता। देखिए कविता, अगर एक परफेक्ट फाइनेंशियल लाइफस्टाइल आपने जीना है और लाइफस्टाइल को मेंटेन करना है तो एक बहुत बड़ी चीज़ मानी गई है कि आप अपने खर्चों को 3 जगह या अपनी इनकम को 3 जगह में बांटें, जिसमें कि 60% आपके इसेंशियल्स पे खर्चे होते हैं, 20% आपकी नीड वांट्स पे खर्चे होते हैं और 20% की सेविंग करनी होती है। जब भी कुछ स्लो डाउन ऐसे लगता है तो आता है तो लोग क्या करते हैं कि अपनी सेविंग्स कम कर देते हैं और बाकी के खर्चे बढ़ा के रखते हैं। बट अगर आपको एक परफेक्ट फाइनेंशियल हेल्थ मेंटेन करनी है तो ये 60-20-20 में करना पड़ेगा। अगर आप ये करते रहते हैं तो आपका लाइफ साइकिल और आपकी लाइफ फाइनेंशियल डिपेंडेंसी किसी और चीज़ पे प्रॉब्लम नहीं आती है और कभी आप डेट में भी नहीं जाते हैं और इन सब चीज़ों से बचे रहते हैं। तो इन 3 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको इन्हीं 3 पैरामीटर्स में ही आप देखें कि कौन सी चीज़ें हैं जो आप कम कर सकते हैं। देखिए, इसेंशियल्स में खर्चा तो हमेशा बना रहेगा, आपको खाने का खर्चा होगा, अगर आपने होम लोन ले रखा है तो उसकी EMI जाएगी, आपके अगर किसी और चीज़ का खर्चा है वो भी चलता रहेगा। बट जैसे आपकी वांट्स हो गई कि हाँ, अगर आप बहुत ज़्यादा मोबाइल फ़ोन चेंज कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपने गैजेट्स ले रखे हैं जिनके आप बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, उनकी एक लिस्ट बन जाती है जिनको आप खर्चा कंट्रोल किया जा सकता है। अगर आप उन खर्चों को कंट्रोल कर लें तो आपकी वो आपका एक बेटर फाइनेंशियल प्लानिंग बन जाती है। चलिए, तो यहाँ पर आपने कहा कि कुछ खर्चे हैं जो बेहद अनिवार्य नहीं होते हैं, उनमें आप कटौती कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी लाइफस्टाइल हैबिट्स को थोड़ा सा बदलें। ऋषि, क्रेडिट कार्ड हमारी ज़िंदगी का आज बहुत ही बड़ा हिस्सा बन गया है। जहाँ तक पेमेंट्स की बात है, जहाँ तक क्रेडिट फ्री पीरियड तक पैसे खर्च करने की बात है, प्लास्टिक मनी का इस्तेमाल तो काफ़ी इजी है, लेकिन ये आपकी जेब पर भारी पड़ सकता है, ख़ासतौर से इस तरह के मंदी के दौर में। हाँ जी, बिल्कुल। देखिए, क्रेडिट कार्ड आपको फ्री पीरियड देता है 45 दिन का। अब 45 दिन में अगर आप पूरी पेमेंट कर सकते हैं तो क्रेडिट कार्ड को यूज़ कीजिए, उसके डिस्काउंट लीजिए, उसके रिवॉर्ड पॉइंट्स लीजिए और उससे फ़ायदा उठाइए। बट जब आप अगर एक लॉन्ग टर्म या 2-3 साल का मंदी का पीरियड कहते हैं कि आपके पास 45 दिन के बाद पैसे नहीं होने वाले, तो क्रेडिट कार्ड को इतना फ्रीक्वेंट यूज़ करना मत कीजिए। आप उतना ही यूज़ करिए कि आप 45 दिन के बाद उसकी फुल एंड फाइनल पेमेंट कर पाएँ। अगर आप फुल एंड फाइनल पेमेंट नहीं करते हैं तो आपको इंटरेस्ट लगता है जो 40% से लेकर 50% तक होता है, वो आपको और भी मार खाएगा। तो आपको क्रेडिट कार्ड को बहुत उन्हीं जगहों पे यूज करना है और देखना है कि आपके अकाउंट में अगर आपके पास 45 दिन के बाद पैसे होंगे तो आप क्रेडिट कार्ड यूज कीजिए। एक माना गया है कि आमतौर जब लोग बाहर घूमते हैं या कुछ करते हैं, क्रेडिट कार्ड को ज्यादा यूज करना आदत पड़ जाती है, क्योंकि कैश निकालना एक थोड़ा मुश्किल काम होता है, पर क्रेडिट कार्ड यूज करना आसान हो जाता है, तो खर्चे बढ़ जाते हैं। ऐसे में कहा गया है कि अगर आपको कंट्रोल करना है तो क्रेडिट कार्ड एक ही रखिए और उसको मेंटेन कीजिए और कोशिश कीजिए कि क्रेडिट कार्ड से पेमेंट ना की जाए, डेबिट कार्ड से पेमेंट कर दें, ताकि आपके जितने भी आपके अकाउंट में पैसे हैं उतने ही आपके चले जाएं और आपका ये मेंटेनेंस रहे। तो कितना कम आप क्रेडिट कार्ड ऐसे टाइम पीरियड में यूज करेंगे उसका आपको बेनिफिट रहेगा। हां, अगर आपके पास पैसे हैं और आप दे सकते हैं तो क्रेडिट कार्ड की यूसेज पूरी कीजिए, आपको उसका जो डिस्काउंट है, जो आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स हैं, वो मिलते रहेंगे।
ऑलराइट, लेकिन इसके अलावा आप अपने होम लोन को भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि अब जिस तरह से ब्याज दरें कम हो रही है, बैंक्स जो है ऋषि धीरे धीरे इसको ट्रांसलेट कर रहे हैं, कंज्यूमर्स की ओर बढ़ा रहे हैं, इसका फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। एक तरफ डिपॉजिट की दरें कम हो रही हैं तो कर्ज की भी दरें जो हैं वो कम हो रही हैं। MCLR रेट से अगर देखा जाए तो आपके सेटिंग पीरियड के मुताबिक आपको इसका फ़ायदा मिल सकता है। तो क्या हमें अपने बैलेंस को ट्रांसफ़र कर लेना चाहिए ऋषि? बिल्कुल, देखिए हाँ जी, आज देखिए जैसे जैसे ऐसा कुछ होता है तो रेट्स भी कम आते हैं और आज की डेट में होम लोन रेट्स में काफ़ी कमी आई है। पिछले 6 महीने 8 महीने से सरकार पुश कर रही है, बैंक्स को एक वैल्यू दे रही है ताकि वो रेट कम कर पाएँ। तो अगर आपका होम लोन चल रहा है, और क्योंकि होम लोन एक आम सैलरीड आदमी की ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है, 30 से 40% का उसका खर्चा होम लोन का होता है, तो वो उसको अगर बैलेंस ट्रांसफ़र करे तो उसको बच जाता है। देखिए 0.25 से ऊपर बैलेंस ट्रांसफ़र करने में हमेशा हमेशा आपको सेविंग होगी, उसका इंटरेस्ट बचेगा, और आपको इसका फायदा उठाना चाहिए कि आपकी थोड़ी ईएमआई कम हो सकती है। अगर आपकी ईएमआई कम हो रही है, देखिए आप उसको होम लोन को एक्सटेंड मत कीजिए। मतलब ये मत करिए कि आपने 17 साल का होम लोन ले रखा है, आप दोबारा होम लोन लेने गए तो आपने उसको फिर 20 साल कर लिया। आप 17 साल का ही रखिए। आपको 0.25 अगर कम पड़ रहा है और 0.5 अगर मिल रहा है तो आपकी बहुत अच्छी सेविंग होगी, और उस सेविंग को आप अपनी इसेंशियल आइटम में यूज कर सकते हैं। और आपको हमेशा बनता है कि आप चेक करते रहें कि आपका क्या होम लोन का आज का रेट है, और उसके बेसिस पे आपको दूसरे बैंक क्या रेट दे रहे हैं, और अगर प्रोसेसिंग फी ज्यादा नहीं है तो आपको जरूर चेंज कर लेना चाहिए। यह माना गया है कि 0.25 है तो 100% है, 0.5 है तो बहुत ही अच्छा है। बस प्रोसेसिंग फी का बीच में ध्यान रखें कि अगर ज़्यादा ना देनी पड़े नए बैंक के लिए। बिल्कुल। ऑलराइट, आपको एक बात बता दें कि फेसबुक में थोड़ी सी तकनीकी दिक्कत आ रही थी जिसकी वजह से शो लाइव नहीं था, लेकिन अब अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, लाइव सवाल पूछना चाहते हैं तो झटपट अपने सवाल डालिए, क्योंकि यहाँ पे ऋषि मेहरा बैठे हैं आपकी फाइनेंशियल पोर्टफोलियो की प्लानिंग करने के लिए। ऋषि, चर्चा की शुरुआत में आपने कहा कि अपने लाइफस्टाइल्स को हमें चेंज करना चाहिए, तो यहाँ पे हमारे जो वीकेंड प्लान्स बनते हैं, हर वीकेंड मूवी देखने चले जाना, बाहर खाना खाने चले जाना, या किसी भी तरह की लीजर एक्टिविटी में पैसे खर्च करना, थोड़ा सा इसमें अब कटौती करने का टाइम आ गया है ऋषि? हाँ जी, देखिए अगर मैंने जैसे पहले कहा कि अगर आप इसको 60-20-20 में डिवाइड कर पा रहे हैं, 20% की सेविंग चल रही है, तो कोई बात नहीं, आप कटौती मत कीजिए अगर आपके पास है। बट हाँ, अगर ये अब नहीं हो पा रहा है और आपको लग रहा है कि आगे नहीं होने वाला है, तो आपको ये फिक्स करना पड़ेगा, आपको एक मानना पड़ेगा अपने आप को कि मेरे पास अगर मेरी 50,000 की इनकम है तो मैं 10,000 पे ही एक महीने में इनमें खर्च कर सकता हूँ। और 10,000 खर्च करने के लिए चाहे आप पहले हफ्ते में कीजिए या सेकेंड हफ्ते में वीकेंड पे कीजिए, उसी के हिसाब से आप बांध लीजिए अपने आप को कि मेरा एक फिक्स्ड सैलरी का एक्सपेंडिचर इन चीजों पे जाएगा और उसके ऊपर ये नहीं जाएगा। अगर आप उसको मेंटेन कर लेते हो तो आपके लिए फायदा रहेगा। एक हमने ये जो रूल पाया है कि अगर आप बाहर निकलते हैं तो आप सोचते हैं कि आपका 500 रुपए खर्च होगा, बट बाद में जाके खर्चा हो जाता है और फिर आपको बाद में लगता है। बट आप इसको एक मेंटेन कीजिए, एक जगह लिखिए। अगर आपके क्रेडिट कार्ड के बिल्स हैं आप आइडेंटिफाई कीजिए और आप मैनेजमेंट कीजिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट कीजिए, जिससे आपको पता रहे कि कितना आप खर्च कर चुके हैं। अगर जब आदमी एक खर्च का पता लग जाता है कि वो कितना खर्च कर चुका है, तो वो उसके पास एक दिमाग में एक बात आती है कि आगे चलते हुए कम खर्च करें या उतना खर्च करें जितना अवेलेबल है। देखिए, जब भी आप अगर आप एक इस टाइम में बात करेंगे जहां पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है, एक बात कहते हैं कि हाँ फाइनेंशियल फास्ट होता है, एक बड़ी टर्म यूज होती है कि हाँ क्या आप फाइनेंशियल फास्ट रख सकते हैं। किसी दिन आप अपने साथ ये भी कोशिश कीजिए, आप अपनी हेल्थ रखने के लिए या भगवान को करने के लिए आप कई बार फास्ट रखते हैं। फाइनेंशियल फास्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कई बार ये आपको बहुत रेलिवेंट देते हैं। आपने 6,000 8,000 खर्च कर चुके हैं, अगर 50,000 की इनकम है, आप एक दिन 2 दिन का फाइनेंशियल फास्ट रख के देखिए, जैसे कोई भी ऐसी चीज पे खर्च ना कीजिए। ये एक बहुत अच्छी टेक्निक है, जो अगर आप ज्यादा खर्च कर चुके हैं तो आपको एक वैल्यू प्रपोजिशन दी जाती है और आपका टोटल कॉस्ट मेंटेन रहता है। ये टर्म आपकी मुझे बहुत दिलचस्प लगी ऋषि, आपने कहा फाइनेंशियल फास्ट करना चाहिए। इस बीच हमारे एक फेसबुक के दर्शक है राकेश नाहर, अभी अभी सवाल डाला है इन्होंने ऋषि, पूछ रहे हैं कि फिक्स्ड एक्सपेंसेस में हम कटौती कैसे कर सकते हैं, क्या उसको लेके कोई उपाय है ऋषि? देखिए, फिक्स एक्सपेंसेस में बहुत मुश्किल होता है। 2 या 3 चीज़ें होती हैं। अगर आप उसमें कुछ खाने की चीज़ें ले रहे हैं और वो एक लोकल स्टोर से लेते हैं, अगर आप होलसेल स्टोर से ले पाएं तो उसमें थोड़े से एक्सपेंसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि होलसेल स्टोर में 10-15% का डिस्काउंट होता है। वहाँ आपको वैल्यू मिल सकती है कि आपके होलसेल में खरीदें, जो आपकी कॉस्ट है उसमें कम हो जाता है। बट फिक्स इनकम में कॉस्ट कम आना मुश्किल होता है। हाँ, उसमें अगर फिक्स इनकम में आपका अगर होम लोन भी आपने कंसिडर कर रखा है, होम लोन की EMI, तो आप उसको कम कर सकते हैं। और जैसा कि आपने कहा कि जो फिक्स्ड इनकम में आपकी घर की शॉपिंग होगी, किचन की शॉपिंग होगी, यहाँ पर ऋषि बहुत काम आते हैं आपके लॉयल्टी पॉइंट्स, आपके रिवॉर्ड पॉइंट्स। इस तरह के ऑफर्स अगर आपको पता है कि आप क्रेडिट कार्ड पर आप अवेल कर सकते हैं, तो मेरे ख्याल से इनका फ़ायदा उठाया जा सकता है।
हाँ जी, बिल्कुल सही कहा आपने। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, जब भी आप एक चीज़ खरीदने जाते हैं और अगर आप 2-3 महीने के लिए इकट्ठे खरीदते हैं तो आपको कहीं ना कहीं डिस्काउंट मिलता है। और अगर आपने क्रेडिट कार्ड के स्पेंड्स कर रखे हैं और आपके पास गिफ्ट वाउचर या आपके पास रिवॉर्ड पॉइंट्स हैं, ये सही टाइम है अगले साल 2 साल में उनको रिडीम करने का और ये भी देखने का कि कहाँ पे आप अगर खर्चा कीजिए और आपको रिडेम्पशन में वो डिस्काउंट मिल रहा है और वो रिडेम्पशन में डिस्काउंट डायरेक्टली मिल रहा है, आप उसमें खर्च कीजिए और वहां से लेके आप 10-15% की सेविंग कर लीजिएगा। देखिए क्या है कि अगर इस बार का आप देखिए तो इन्फ्लेशन इतनी ज्यादा नहीं है, तो फूड आइटम्स नहीं इतनी बढ़ रही हैं, तो इस बार की मंदी में इन्फ्लेशन अगर इतनी ज्यादा नहीं है तो अगर आप ये डिस्काउंट ले पाएं तो ये सारा मैनेज हो सकता है, ज्यादा मुश्किल नहीं आएगी। लेकिन ऋषि, त्योहारी सीजन भी तो अभी सर पे है, शुरू ही हो गया एक तरह से। हम देख रहे हैं गणेश चतुर्थी की तो धूम है ही सब जगह, फिर नवरात्रे, दशहरा, दीपावली, क्रिसमस और उसके बाद फिर छुट्टियों का भी एक सीजन आएगा। तो अब ऐसे में ये जो आखिरी के 6 महीने होते हैं ना साल के, वहाँ पर अपने बजट को कंट्रोल करके चलना बहुत मुश्किल होता है। तो कैसे हम फिजूल खर्ची से बचें और साथ ही, क्योंकि अगर छुट्टियों का भी मौसम आने वाला है, तो कैसे उसकी प्लानिंग अभी से शुरू कर दे तो फायदे में रहेंगे? हाँ जी, देखिए छुट्टियों के बारे में आपको मालूम होना चाहिए कि जब भी आप एक पहले अगर प्लान करते हैं, 3 से 6 महीने पहले टिकट बुक करते हैं, तो आपको प्राइसिंग मच बेटर मिलती है। आप प्राइसिंग उसमें देखिए कि हाँ, आपको पहले ही प्लान कर लीजिए, आज ही की डेट में बुकिंग कर लीजिए, आपको बहुत कम प्राइसिंग में मिल जाएगा। लास्ट मिनट ट्रैवल करने की मत सोचिए, लास्ट मिनट ट्रैवल करने में एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, एयर टिकट्स के प्राइसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और होटल प्राइसेस बढ़ जाते हैं। तो आप ट्रैवल को एक मान लीजिए कि अगर आप ट्रैवल लेजर कर रहे हैं, यानी कि घूमने के लिए कर रहे हैं, तो वो आप 3 महीने या 6 महीने का मिनिमम टाइम दीजिए। अगर आप करते हैं और ये आपके पूरे एक्सपेंडिचर में 3 से 4% का साल का खर्चा है वो आपका ट्रैवल का, तो उसमें आपको बचाव हो जाएगा। तो उसमें तो ये बहुत वैल्यूबल रहता है कि आप 3 से 6 महीने करिए। लास्ट मिनट ट्रैवल्स को अवॉइड कीजिए और डील्स देखिए, क्योंकि होगा ये भी कि डील्स आपको मिल रही होंगी। आप अगर ट्रैवल को कहीं अगर आपको लग रहा है कि ऐसी जगहें हैं जो थोड़ी सी सस्ती हैं, वो आप नहीं गए हैं, 1-2 साल आपको वहां पर जाना चाहिए, क्योंकि कुछ जगहें होती हैं, अगर आप रिसर्च करेंगे, जो आपको अच्छा डील दे देती हैं, उसके आप कर सकते हैं। दूसरी बात कही आपने त्योहार के खर्चे के लिए। त्योहार के खर्चों में देखिए वैसे हम एक हमारी जो कम्युनिटी है उसमें खर्चा करना, त्यौहार मनाना एक हमारा हम हमेशा से करते हुए आए हैं, उसमें बहुत मुश्किल होता है मेंटेन करना। बट अगर आप ऐसी कुछ चीज़ें देख रहे हैं कि आप मिठाई खरीद रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ खरीद रहे हैं जो आप नहीं खाते हैं और उनको यूज़ करते हैं और वो वेस्ट हो जाती हैं, उन चीज़ों का ध्यान करिए। एक लिस्ट बनाइए जो चीज़ें यूज़ नहीं होती हैं और वो उसको आप अगर कुछ कम कर सकते हैं तो उसको आपको वैल्यूबल मिल जाएगा। आप उसमें ये बेटर रहेगा कि आप जो चीजें बिल्कुल यूज नहीं करते हैं, अगर उनकी एक लिस्ट बना के कर लें तो वो भी बेटर हो जाएगा आपके लिए। बिल्कुल। इस बीच देखिए ऋषि, हमारे फेसबुक के दर्शक ये भी कह रहे हैं, विजय, कि उन्होंने अब सोलर पैनल्स लगाने का मन बना लिया है बिजली के बिल से छुटकारा पाने के लिए। जिगर जादव का सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है ऋषि, पूछ रहे हैं कि सैलरी बढ़ते ही खर्च भी बढ़ जाते हैं, तो यहाँ पर कैसे बजटेड तरीका अपनाना चाहिए? हाँ देखिए, इसीलिए एक रेशो परसेंटेज बहुत बढ़िया चीज़ होती है कि आप सैलरी बढ़ रही है, 60% आप एसेंशियल्स पे खर्चा कीजिए, 20% आपकी जो चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं, जो वांट्स है, एसेंशियल नहीं है, घूमना, मूवी देखना, आप उसमें कीजिए और 20% सेविंग कीजिए। ये आपको करना पड़ेगा। लाख रुपए है तो आपके पास 20,000 रुपए है ऐसी चीज़ों को खर्च करने के लिए। आपके पास 2 लाख का हो गया तो 40,000 रुपए है। देखिए अब बहुत सारे लोग नए मोबाइल फ़ोन आते हैं, कई बार वो 2 साल चलाते हैं, कई बार वो 3 साल चलाते हैं। आपको ये देखना पड़ेगा कि अगर वो आपका 20% में सब चीज़ें आ पा रही हैं, आप अगर उसमें ही रख दीजिए तो वो मेंटेन हो जाएगा। आप सैलरी बढ़ती है यानी कि आपको और चीज़ें देखने का मन करता है और आपको नेट आउटफ्लो रखता है। बट अगर इसको आप 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दें और हर चीज को मेंटेन करके रखें, आप उसी तरह से एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्लान बना सकते हैं अपने लिए, पर्सनल फाइनेंशियल बैलेंस शीट का। बिल्कुल, एक बहुत ही बेसिक चीज़ है जो हम सबको समझने की ज़रूरत है कि आपके लाइफस्टाइल में इजाफा करने का मतलब ये नहीं है कि आपकी लिवेबिलिटी, रहने के तौर तरीके और मन की शांति से आपको सुकून मिलेगा, क्योंकि ये 2 अलग अलग चीज़ें हैं। आप अपने आप को कंट्रोल में रखें। आपकी सैलरी बढ़ रही है, बहुत अच्छी बात है, सैलरी बढ़ रही है तो अपने निवेश को बढ़ाइए ना, अपने खर्चे पर क्यों फोकस कर रहे हैं। चलिए, तो कुल मिला के ये वो तमाम कदम है जो आपको अभी इस वक्त मंदी से जूझने के लिए उठाने चाहिए, ताकि आपका निवेश भी बरकरार रहे, आप जो खर्चे करना चाहते हैं वो भी करते रहे, साथ ही आपकी बचत भी पूरी हो सके। रुकते एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जुड़ेंगे दर्शकों के साथ और लेंगे उनके सवाल। बने रहे। और राइट, शो को आगे बढ़ाते हैं और विक्रांत हमारे फेसबुक के दर्शक फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। विक्रांत, हाय, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप?
नमस्कार मैम। नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है आपका। जी मैम, मैंने आपकी अपनी डिटेल फंड्स की आपको दी है। ऑल राइट, तो आपके पास और एक्सिस ब्लू चिप है, ELSS फंड भी आपने रखा हुआ है एक्सिस का, मोतीलाल ओसवाल मल्टी कैप 35, HDFC स्मॉल कैप, ICICI बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, SBI फोकस्ड, कुल मिला के आप 30,000 रुपए की SIP कर रहे हैं। आपको 10,000 और SIP करनी है, जहां पे आपने कैटेगोरिकली कहा है कि आपको मिड कैप में इंटरेस्ट है। आपने एक्सिस मिड कैप और कोटक अपॉर्चुनिटी इक्विटी फंड को शॉर्टलिस्ट किया हुआ है। और फंड्स के बारे में जी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज में इन्वेस्ट कर रहा था, जिसमें मेरा अभी टोटल अमाउंट 1.5 लाख रुपए हो चुका है, लेकिन वो फंड मैंने अभी स्टॉप कर दिया है SIP, क्योंकि वो कुछ ठीक परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो मुझे एक अच्छा मिड कैप रखना है। कितने साल निवेशित रहने पर आपने ये निवेश रोका है। मैम एक्चुअली उसके रिटर्न्स मुझे ज्यादा अच्छे नहीं लगे कंपैरेटिवली टू अदर। कितने समय से आप निवेश कर रहे थे विक्रांत उसमें। मैं तकरीबन 7-8 साल से निवेश कर रहा हूँ, और मेरी टोटल वैल्यू आज की डेट में मार्केट में अराउंड 15 लाख रुपीस चल रही है। ओके, इस पोर्टफोलियो से क्या अचीव करना चाहते हैं। मैम मेरे लॉन्ग टर्म गोल्स हैं चिल्ड्रन एजुकेशन, रिटायरमेंट, और मेरे पास एक्स्ट्रा हेल्थ प्लान और टर्म इंश्योरेंस 2 करोड़ का ऑलरेडी है। तो मेरे मतलब 12-15 साल के बाद ही ये गोल्स आने वाले हैं। चलिए, वेरी नाइस। आपका इंश्योरेंस का पार्ट तो काफी दुरुस्त है, बट ऋषि फंड्स पर आपकी हेल्प लगेगी। हाँ जी, तो देखिए, एक तो इन्होंने कहा कि इनका गोल अगर ये अगले 5-7 साल पे नहीं गोल है, तो ये अभी की करंट मार्केट बिल्कुल मत देखिए कि अगर नेक्स्ट 2-3 साल में इनको लग रहा है कि खराब हो रहा है और इनको रिटर्न्स लास्ट 1-2 साल के खराब दिख रहे होंगे, तो उसमें अगर इनको अगर चेंज करना चाहे, तो मैं उसमें इनको ये करूँगा कि अभी की मार्केट देखिए, ये इन्होंने बिल्कुल बहुत अच्छे से प्लानिंग कर रखी है और बहुत अच्छे से मार्केट में इन्वेस्ट करते हुए आ रहे हैं और लॉन्ग टर्म करते हुए आ रहे हैं। तो अभी के लास्ट 2 साल के रिटर्न्स देख के ये बिल्कुल चेंज मत करें। हाँ, इन्होंने फंड्स की बात करी कि इन्होंने क्या कहा कि शायद ये मिड कैप फंड्स को चेंज करना चाहते हैं और बाकी ये फंड से खुश हैं, शायद यही कहने की कोशिश कर रहे हैं। इनको मिड कैप ऐड करना है, 10,000 की SIP जो करनी है वो मिड कैप में करनी है। और हाँ, तो अगर ये मिड कैप की बात कर रहे हैं, तो ये कोटक मिड कैप भी कर सकते हैं, वो एक अच्छा फंक्शन लग रहा है, पर ऑलरेडी इनके पास 2 मिड कैप ऑलरेडी हैं। अगर इनको उसमें प्लान में चेंज नहीं करना है, तो ये कोटक मिड कैप में इन्वेस्ट कर सकते हैं और उनको वैल्यू अच्छी मिल सकती है, क्योंकि आज की डेट में वो एक अच्छा एक फंड निकल सकता है। चलिए, तो आपके पोर्टफोलियो को हमने चेक करा लिया है, आपको तमाम बदलाव सुझा दिए हैं। विक्रांत, आप तुरंत इन पर अमल करें। विश्वजीत पॉल हमारे दर्शक फोन लाइन पर हैं। नमस्कार विश्वजीत जी, मेरी आवाज आ रही है आपको। हाँ, आपका सवाल हम ले रहे हैं योर मनी पर, और आपने काफ़ी इंटरेस्टिंग पोर्टफोलियो बनाया है। लगता है आप बाजार को काफ़ी ट्रैक करते हैं, क्योंकि आपने हर लक्ष्य के लिए कौन सा फंड और कितना कॉर्पस आपको जमा करना है, कितना अलॉट करना है इन्वेस्टमेंट, वो सब डिटेल्स आपने हमें भेजी है। तो मुझे ये बताइए, क्या आपने स्विच कर लिया है ABSL मीडियम टर्म से कोटक सन मल्टी कैप में, या करने वाले हैं या करने की सोच रहे हैं। मैंने कर लिया है। आपने स्विच कर लिया है। हाँ, स्विच कर लिया। ऑलराइट, चलिए, तो आपके बाकी के फंड्स पे हम सलाह लेते हैं। ऋषि, क्या सलाह होगी। बेटी की पढ़ाई का लक्ष्य है, शादी का लक्ष्य है, रिटायरमेंट का भी लक्ष्य है इनका। हाँ जी, तो हम एक एक लक्ष्य करके बात करते हैं। इन्होंने बोला कि 80 लाख रुपए चाहिए इनको 14 साल में, जिसमें के लिए इन्होंने 3,75,000 रुपए इन्वेस्ट कर रखा है ऑलरेडी। तो उससे 10 लाख का तो इनका वो हो जाएगा। 70 लाख को अगर करने के लिए इनको अगर करना पड़ेगा, तो अगर ये 12 से 14% की रिटर्न की मैं कोशिश करूं, तो इनको कुछ 20 से 25,000 रुपये इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तभी इनका वो हो पाएगा। क्योंकि अगर 10-11 साल में अगर रिटर्न 11 चाहिए इतनी, तो उतने में हो पाएगा। दूसरी इन्होंने बात करी कि इनको रिटायरमेंट के लिए चाहिए कुछ अराउंड 2 करोड़ रुपये। वो तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि 17,000 रुपये की अलग सिप चलाएं उनके लिए, जिसमें ये 20 साल के इन्वेस्ट करें तो रिटायरमेंट का हो जाएगा। और जो इन्होंने एक और बात करी कि हाँ, इनको एक 18 साल में उनकी शादी के लिए चाहिए होगा 70-80 लाख रुपए, तो उसमें भी इनको 17 से 18,000 रुपए और इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। तीनों को गोल्स को अलग अलग रखना पड़ेगा, और ये तीनों को गोल को अलग अलग रखते हैं तो ये हो पाएगा, और इनको अलग प्लानिंग करनी पड़ेगी उसी हिसाब से। एक देखिए, इन्होंने जो इन्वेस्ट किया है, जो इन्होंने एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट भी कर रखी है, वो भी इन्होंने ठीक कर रखी है, बट इनका टोटल सिप रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, और इनको ये कोशिश करना पड़ेगा कि जितनी जल्दी हो सके ये सिप्स ये इंक्रीज कर लें अभी, ताकि बाद में इनके ऊपर एक्सपेक्टेशन ना आए इसके ऊपर।
चलिए बिस्वजीत जी, यहाँ पर आपको ये बदलाव करने होंगे और अपने इन्वेस्टमेंट में आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना होगा, ये सलाह दी जा रही है। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद दर्शकों के सवाल लेंगे। बहुत सवाल आ रहे हैं फेसबुक पर, सभी का जवाब देने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। ये शो का आखिरी पड़ाव और झटपट आपके सवालों के जवाब देते हैं। ऋषि, फेसबुक के दर्शक अनूप गोयल का सवाल मैं लूंगी, और ये पिछले 5 साल से SIP कर रहे हैं म्यूचुअल फंड्स में, लेकिन शायद रिटर्न को लेके इन्हें प्रॉब्लम है। फंड्स की डिटेल्स हमारे पास नहीं है ऋषि, लेकिन जो घाटा ये फेस कर रहे हैं पिछले 5 साल से, इन्हें क्या फंड्स को रिव्यू करना चाहिए और अकॉर्डिंगली निकलने का कॉल लेना चाहिए? क्या सलाह होगी आपकी? हाँ, देखिए, अगर इनका गोल अभी लास्ट 1-2 साल, नेक्स्ट 2-3 साल में अगर रिडीम करने का है तो इनको रिव्यू करना बनता है। बट अगर इन्होंने गोल अगर लॉन्ग टर्म ले रखा है तो बिल्कुल कुछ भी नहीं कह सकते कि किस तरह के फंड्स हैं, तो रिव्यू करने का मतलब नहीं बढ़ता। बट अगर गोल 10 साल का है और आप 5 साल में 1-2 साल की मंदी की मार्केट देखते हुए आप कोशिश कर रहे हैं कि मैं चेंज कर लूँ, उसमें आपको दो साइड से नुकसान हो जाएगा। उस चेंज में नहीं करना, अपने गोल पे बने रहिए और गोल के हिसाब से करते रहिए। 10 साल में एवरेज रिटर्न 11-12% की हमेशा हर सब टाइम पे आ रही है। लाइफ साइकिल में वो 11 साल हो सकता है या 9 साल हो सकता है, बट आपको वो रिटर्न, आपका गोल मिल ही जाता है 11 से 13% के हिसाब से, आपने अगर ठीक से फंड्स ले रखे हैं। अगर उनके हिसाब से नहीं चल रहा है, फिर इनको रिव्यू करना बनता है। ऑल राइट ऋषि, कुछ ही समय रह गया है तो फटाफट संक्षेप में जवाब देंगे। करण मोदी का सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है, फेसबुक के दर्शक हैं। मंदी कब तक खत्म हो सकती है और कैश फ्लो स्टॉप हो चुका है, तो क्या करना चाहिए? देखिए, एक तो उन्होंने बहुत बड़ा सवाल कर लिया। अगर मंदी खत्म कब हो सकी तो अगर कोई बता पाए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। देखिए, एक साइकिल होता है, 3 से 4 साल लगते हैं एक साइकिल को, मैक्सिमम 4 साल देखा गया है। अगर आप अभी लास्ट 2-4-6 महीने माने तो 3-3.5 साल और लगेंगे। एक सवाल लेंगे हम ओंकार कुलकर्णी का। मेरे पास 1 ही मिनट है। और ऋषि, इनका सवाल है कि हेल्थ पॉलिसी लेनी होती है, टर्म प्लान लेना होता है, SIP करनी होती है, इतनी सारी इन्वेस्टमेंट है, एक सैलरी में कैसे मैनेज होगा? देखिए, सब कुछ जरूरी है। जैसे अगर खाना 3 बार ही जरूरी होता है, तो ये तीनों चीजें करनी उसी तरह फाइनेंशियल लाइफ साइकिल में बहुत जरूरी होती हैं। इसके एक के बगैर भी नहीं चल पाएगा। बिल्कुल, यहाँ पर आप जो कमा रहे हैं उसका फायदा भी उठाना होगा ना, इसीलिए आपको निवेश की रणनीति बनानी होती है। ओमकार जी, ये सलाह आपको हम दे रहे हैं। और इसी के साथ साथ ऋषि, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर आज शो पर आने के लिए। योर मनी में मुझे भी इजाजत दें, लेकिन आपके सवाल लगातार हम तक पहुंचते रहने चाहिए। ट्वीट करें, ईमेल करें, कॉन्टैक्ट नंबर सभी